This is the Computer Science Model Paper 2026. It is a sample paper designed to reflect the pattern and difficulty level expected in the 2026 examination. It consists of 13 marks. Question number 1. Which of the following is an example of system software? System software. सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि सिस्टम्स के लिए रिक्वायर्ड होते हैं सिस्टम को रन करने के लिए. ऑप्शंस ए इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, गूगल क्रोम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड अडोब फोटोशॉप. द करेक्ट आंसर इज विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम. दिस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम. In the exam, you should need to fill the bubble of this, okay? But here in the video, just I am explaining you by encircle the right option. क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, गूगल क्रोम भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि ब्राउजर है, और फोर्थ ऑप्शन अडोब फोटोशॉप भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि यूज किया जाता है ग्राफिक एडिटर के लिए. Question number 2. Why does an operating system use process scheduling? कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस शेड्यूलिंग क्यों करता है, किस लिए? ऑप्शन देखते हैं. टू एग्जीक्यूट मल्टीपल प्रोसेस एफिशिएंटली, टू स्लो डाउन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, टू प्रिवेंट एप्लीकेशन फ्रॉम रनिंग, टू इंक्रीज स्टोरेज स्पेस. डी तो बिल्कुल इररेलेवेंट है, और इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है टू एग्जीक्यूट मल्टीपल प्रोसेस एफिशिएंटली. दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन ए में शेड्यूलिंग हेल्प्स शेयर सीपीयू टाइम सो मल्टीपल प्रोग्राम्स रन एफिशिएंटली. बहुत से प्रोग्राम एफिशिएंटली रन कर सकते हैं. नंबर बी ऑप्शन में देखें, टू स्लो डाउन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ये बिल्कुल ऑपोजिट है शेड्यूलिंग की डेफिनेशन के. टू प्रिवेंट एप्लीकेशन फ्रॉम रनिंग, तो ये भी ऐसा नहीं होता शेड्यूलिंग में. टू इंक्रीज स्टोरेज स्पेस, जो कि टोटली इररेलेवेंट है. नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट ऑफ 25 इन डेसिमल टू मेक इट इन बाइनरी. ये 25 को हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है. अब देखिए 25 को मैं बाइनरी में कन्वर्ट करने जा रहा हूं. 25 in decimal is equivalent to which binary number. तो मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूं? मैं सॉल्व कर सकता हूं 25 divided by 2, 12, remaining is 1, 2, 6, remaining is 0, 2, 3, remaining is 0, 2, 1, and remaining is 1. While I'm writing, I will start from this way, then this way, and then move to up. Just I will write remaining value. कैसे मैं लिखूंगा? मैं लिखूंगा सबसे पहले 1 लिखूंगा, फिर 1, फिर 0, फिर 0, फिर 1. ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट टू बाइनरी है. तो आप वैसे भी इसको कर सकते हैं, इसके ऊपर 1 लिखें, इसके ऊपर 2 लिखें, 4 लिखें, 8 और 16. जो 1 है उनको आप ऐड कर दे. 16 में 1 है, और 8 में 1 है, 4 में 0 था, 2 में भी 0 था, और 1 में भी 1 है. 16 + 4 24 + 25, तो ये वही नंबर बन जाएगा. तो एग्जैक्ट बाइनरी नंबर क्या हुआ? 110001. हम देखते हैं ये ऑप्शन कहां पे है. तो ये ऑप्शन है 110001 इसमें. दिस इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, आपको पता है बाइनरी नंबर आप इसके कैलकुलेट कर ले, वो 25 नहीं आएंगे, वो रॉन्ग ही आएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. Which of the following logical reasoning type require solving pattern and shapes? Boolean reasoning, verbal logical reasoning, non-verbal logical reasoning, and analytical reasoning. तो इसमें
करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहां पे बताया गया है लॉजिकल रीजनिंग टाइप रिक्वायर्ड सॉल्विंग पैटर्न एंड शेप्स। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो नॉन वर्बल लॉजिकल रीजनिंग है। क्यों? पैटर्न्स शेप्स आर नॉन वर्बल। कौन से नॉन वर्बल? मींस नॉट बेस्ड ऑन वर्ड्स। जो कि बुलियंस होती हैं, ये क्या रिटर्न करते हैं? ये ट्रू या फॉल्स लॉजिक ऑपरेशन रिटर्न करते हैं। ठीक है। जो वर्बल लॉजिकल होती है इसमें वर्ड बेस्ड रीजनिंग होती है, और जो एनालिटिकल रीजनिंग होती है इसमें क्या होता है? एनालिटिकल इज ब्रॉड, बट दिस क्वेश्चन स्पेसिफिकली पॉइंट टू नॉन वर्बल पैटर्न्स। Okay, the correct option is non-verbal logical reasoning. Next, question number 5. If a function calculates the average of three numbers but always returns 0, what type of error is likely causing this issue? Syntax error होता है? No. अगर syntax error हो तो वो प्रोग्राम को रन करके कोई आउटपुट ही ना दे, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहा गया है वो 0 रिटर्न करता है, 0 देता है। सिंटैक्स एरर नहीं हो सकता। लॉजिकल एरर, यस दिस इज लॉजिकल एरर, क्योंकि लॉजिकल एरर में हो सकता है कि आपने, हो सकता नहीं, लाजमी ऐसा ही है कि आपने कोई रॉन्ग लॉजिक उसमें यूज किया, दैट्स व्हाई दे आर रिटर्न 0। कंपाइलेशन एरर, कंपाइलेशन एरर्स भी नहीं हो सकता, क्योंकि मींस कोड कैन नॉट कंपाइल, एंड रन टाइम मींस crashes during execution, not always 0। ओके, तो इसमें नंबर 5 क्या जो राइट आंसर है वो लॉजिकल एरर है। क्वेश्चन नंबर 6, which machine learning method is used for training without label data? याद रखिए उसने बात किया कि विदाउट लेबल डेटा की बात की है, तो इसके लिए क्या होगा? अनसुपरवाइज लर्निंग आएगा। सुपरवाइज लर्निंग में लेबल डेटा होता है, जबकि अनसुपरवाइज में अनलेबल्ड यानी विदाउट लेबल डेटा होता है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें अनसुपरवाइज्ड लर्निंग ही आएगी। ठीक है, सुपरवाइज लर्निंग नहीं हो सकती, रीइंफोर्समेंट लर्निंग नहीं हो सकती, और डीप लर्निंग भी इसका एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि सुपरवाइज लर्निंग रिक्वायर लेबल डेटा, reinforcement learns via reward penalties like that. Deep learning is a technique, model type can be supervised, unsupervised, not the label condition. Question number 7. Which of the following best explain the purpose of a histogram? Number 1, it displays the frequency distribution of numerical data, and it compares categorical data. It shows the relationship between two variables, and it visualize a database table। तो इसमें क्या आएगा? इसमें करेक्ट ऑप्शन है इसमें हिस्टोग्राम shows frequency across numerical intervals। ओके, तो बेस्ट ऑप्शन इज ए। कैटेगोरिकल डेटा में क्या होता है? कंपेयरिंग कैटेगोरिकल डेटा टिपिकल बार चार्ट, जबकि रिलेशनशिप में क्या होता है? रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स में रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल इज स्कैटर, दैट इज प्लॉट और कोरिलेशन। और जो कि डी है डेटाबेस टेबल विजुअलाइजेशन इज नॉट अ हिस्टोग्राम। तो करेक्ट ऑप्शन इसकी ए ही बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज मॉडल प्रोवाइड virtualized computing resources over the internet? क्वेश्चन नंबर 8 था ये। इसकी ऑप्शन क्या होगी? वर्चुअलाइज्ड कंप्यूटिंग। आपने क्या करना है? वर्चुअलाइज्ड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज आपने देखने के कौन सा प्रोवाइड करती है? SaaS, सॉफ्टवेयर एज सर्विस। ओके, इसमें क्या किया जाता है? ए में ये रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर लाइक जीमेल, एंड ऑप्शन बी हैज बी इज PaaS। ओके, ये किस लिए यूज की जाती है? प्लेटफॉर्म टू डेवलप एंड डिप्लॉय एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है। और IaaS जो कि इसका करेक्ट आंसर है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज के लिए यूज किया जाता है।
जिसमें हम वर्चुअल मशीन, स्टोरेज, नेटवर्क, इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डिस्कस करते हैं। और बैस जो कि बैकएंड एज अ सर्विसेज है, इसमें बैकएंड सर्विसेज फॉर एप्लीकेशंस होती है, नॉट जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर होती है। तो करेक्ट ऑप्शन इज फॉर क्वेश्चन नंबर 8 इज IaaS, infrastructure as a service. Question number 9, which technology is used in both robotics and AI personal assistance? Blockchain, natural language processing, 3D printing, virtual reality, VR. The correct option is natural language processing is used in AI and robotics. Question number 10, how can student help bridge the digital divide? तो इसके लिए डिजिटल डिवाइड को कैसे ब्रिज के तौर पर यूज किया जा सकता है, यानी प्रमोटिंग डिजिटल लिटरेसी से, यूजिंग टेक्नोलॉजी ओनली पर्सनली, इग्नोरिंग द इशू, restricting internet access. The correct option is promoting digital literacy. क्योंकि अगर मैं using technology only personally does not help society, वो help society के लिए कोई help नहीं करेगा। और ignoring the issue वर्सनेस डिवाइड, तो वो ज्यादा डिवाइड के लेके आएगा। रिस्ट्रिक्टिंग इंटरनेट एक्सेस इंक्रीज डिवाइड, अगर रिस्ट्रिक्ट कर देंगे इंटरनेट को तो ये मजीद डिवाइड करता जाएगा और ज्यादा गैप आता जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ डेटा बैकअप? डेटा बैकअप क्यों लेते हैं? आपको भी पता है कि आप अपनी फाइल्स का बैकअप क्यों लेते हैं। टू स्पीड अप द इंटरनेट? नो। टू रिकवर लॉस्ट डेटा? ऑब्वियसली। To increase computer storage? No. To prevent hacking? No. The correct option is to recover lost data. How can graphics effectively convey event details? Clear fonts, relevant images, key details, or tiny unreadable text? ये तो नहीं हो सकता। Overloaded with the text and images? No. अगर आपके इमेजेस और टेक्स्ट एक दूसरे के ऊपर ओवरलोड होगा तो ये भी ग्राफिक का इफेक्टिवली मैसेज नहीं होगा। Abstract imagery without context. The correct option is clear font, relevant images, key details. This is the correct option. How does bias affect the validity of research findings? Option is improve the accuracy of data, enhances the credibility of the study, lead to misleading results, does not affect the validity of findings. How does the bias affect the validity? ये bias कैसे इफेक्ट करती है वैलिडिटी ऑफ द रिसर्च के लिए? ये इससे क्या होगा, अगर डेटा बाइसनेस डेटा होगा तो क्या होगा, ये लीड टू मिसलीडिंग रिजल्ट होगा। बाइस्ड डेटा होगा, क्योंकि बाइस्ड डेटा होगा तो वो क्या करेगा, लीड टू मिसलीडिंग रिजल्ट होगा, वो उसमें डेटा की रिजल्ट में एक्यूरेसी नहीं होगी। This video covers the short question of the model paper 2026 with well-explained answers designed to help you secure full marks in the examination. Question number 1 is define deadlock with an example. आपने deadlock को define करना एक example के साथ, और उसका alternate question है what is the role of data visualization in the data science process? Define deadlock with an example. Definition: deadlock is a situation in which two or more processes becomes permanently blocked. डेडलॉक एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें दो या दो से ज्यादा प्रोसेस परमानेंटली ब्लॉक्ड हो जाती है और वो किसी दूसरे रिसोर्सेज का वेट कर रहे होती है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स एग्जाम्पल लेते हैं, ये मेरे पास प्रोसेस 1 है, प्रोसेस 1, और ये मेरे पास प्रोसेस 2 है।
process 1 P1 and process 2 P2. This is resource 1 and this is resource 2. Resource 2. Okay. P1 is waiting. This is waiting for resource 2 and resource 2 is assigned to process 2 and process 2 is waiting for resource 1 and resource 1 is assigned to process 1. So this is an example of deadlock. Each process holds a resource and wait for another resource held by another process. Example is process P1 hold resource R1 and request resource R2, while process P2 hold resource R2 and request resource R1. Neither process can proceed, resulting in a deadlock. तो इनमें से कोई प्रोसेस भी आगे मूव नहीं करेगा, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? डेडलॉक. Just I have given an example of deadlock. Process P1 waiting for resource R2 and R2 is assigned to process P2 and P2 waiting for resource R1 and R1 is assigned to process P1 and this situation becomes a deadlock. Okay. Question number 2. What is the role of data visualization in data science process? Data visualization presents data in graphical forms such as charts and graphs. अगर डेटा हम charts और ग्राफ में प्रेजेंट करते हैं तो what we will get the benefit? It helps in understanding large and complex data set. हम बहुत से बड़े डेटा सेट्स को भी इजीली एनालाइज कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं. Third point is about data visualization. It allows identification of patterns and trends in data. हम इससे पैटर्न्स और ट्रेंड्स को देख सकते हैं कि डेटे का ट्रेंड्स किस तरफ चल रहा है. ठीक है, जैसे कि लाइन चार्ट से हम किसी भी डेटे को एनालाइज कर सकते हैं कि ये इसकी ग्रोथ किस एंगल में हो रही है और हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं. तो इसको हम पैटर्न और ट्रेंड्स कहते हैं. इट इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट्स बेटर डिसीजन मेकिंग. इससे क्या होता है? इट इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट्स फॉर बेटर डिसीजन मेकिंग. तो हम इससे डिसीजन मेकिंग करते हैं कि इसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या हो सकता है. ठीक है, हम कर्व को देख के, हम चार्ट्स को देख के, डेटा के फिगर को देखते हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसका रिजल्ट ये हो सकता है. ठीक है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, इससे कम नहीं हो सकता. हम कोई एक बाउंड्री डिफाइन कर सकते हैं कि रिजल्ट शुड बी लाई विद इन दिस रेंज. Next question is, a user notices slow performance when running multiple applications on their computer. What system software function could be responsible for this issue? And what steps can be taken to optimize performance? System performance में process management आएगा. Process management में क्या होगा? The operating system shares CPU time among multiple running applications. जो मुख्तलिफ
एप्लीकेशंस रन हो रही होती है उनको सीपीयू टाइम एलोकेट करेगा अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिदम्स, इसलिए हम यहाँ पे शेड्यूलिंग एल्गोरिदम पढ़ते हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम शेयर्स सीपीयू टाइम among multiple running applications. सेकंड पॉइंट इसमें है मेमोरी मैनेजमेंट। तो सिस्टम परफॉर्मेंस कैसे हम कर सकते हैं, मेमोरी को मैनेज कर सके कैसे, लिमिटेड रैम मस्ट बी डिवाइडेड अमंग एप्लीकेशंस व्हिच कैन स्लो डाउन परफॉर्मेंस। नेक्स्ट, स्टेप्स टू ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस। तो हम कौन से स्टेप्स कर सकते हैं कि हम परफॉर्मेंस को बेहतर बना सके, ज्यादा से ज्यादा अचीव कर सके। नंबर वन इज क्लोज अननेसेसरी और बैकग्राउंड एप्लीकेशंस। अगर आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में देखेंगे कुछ ऐसी एप्लीकेशंस हो रही होती है जो बैकग्राउंड पे रन हो रही होती है, तो आप अननेसेसरी एप्लीकेशंस को क्लोज कर दीजिए। सेकंड पॉइंट इज दैट इंक्रीज सिस्टम रैम टू हैंडल मोर प्रोसेस एफिशिएंटली। आप सिस्टम की रैम को इंक्रीज करें ताकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रोसेस को एफिशिएंटली हैंडल कर सके। Third point is use task management tools to monitor and control resources uses। आप मैनेजमेंट टूल देखेंगे, मॉनिटर टूल देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन से प्रोसेस कौन कितनी मेमोरी ले रहा है और हम उसको कैसे उसको हैंडल करना, या हम उतनी मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं या नहीं। इसका अल्टरनेटिव क्वेश्चन है, अ कंपनी वांट्स टू develop a system that quickly retrieves customer data from a large database. Which search algorithm would be most suitable for this task and how does it improve efficiency? बहुत अच्छा क्वेश्चन इसमें। क्वेश्चन ये है कि एक कंपनी के पास बहुत बड़ी डेटा सेट है, बहुत बड़ा डेटा सेट है और वो उनमें से किसी एक एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को सर्च करना चाहते हैं, तो वो क्या चीज यूज करेंगे जो कि एफिशिएंट हो। तो सॉल्यूशन इसका क्या है, सर्च एल्गोरिदम। और वो हम कौन से सर्च एल्गोरिदम लगाएंगे जो एफिशिएंट होगा, दैट इज कॉल्ड अ बाइनरी सर्च एल्गोरिदम। क्योंकि बाइनरी सर्च एल्गोरिदम इज मोस्ट सुइटेबल फॉर सर्चिंग डेटा इन अ लार्ज डेटाबेस। अगर वो लार्ज डेटाबेस होगी तो उसमें इजीली सर्च कर सकेगा। ठीक है, क्योंकि बाइनरी सर्च में क्या होता है, जस्ट मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं कि अगर मेरे पास एक अरे है या रिकॉर्ड है जो कि कितने रिकॉर्ड्स पे डिपेंड करता है, सपोज 0 से लेके ये लास्ट रिकॉर्ड है 1023, मींस चलते चलते कितने रिकॉर्ड होंगे, 1024 रिकॉर्ड होंगे। ठीक है, तो ये क्या करेगा, पहले हाफ सर्च करेगा, इसको हाफ में मिड फाइंड करेगा जो कि मिड आएगा इसका 512 पे। ठीक है, तो ये पहले स्टेप में इसने क्या कर दिया, 512 रिकॉर्ड को सॉर्ट कर दिया। ठीक हो गया। अब दूसरे स्टेप में क्या करेगा, फाइंड करेगा 512 को फिर 2 पे डिवाइड करेगा तो आंसर इसके पास आएगा 256। यानी कि सेकंड स्टेप में इसने 256 रिकॉर्ड्स में से फाइंड करेगा। ठीक है, यानी टू बाकी सबको इग्नोर कर देगा। थर्ड स्टेप में इसको भी डिवाइड कर देगा तो और इसके पास कितने रह जाएंगे, 128 रह जाएंगे। फोर्थ स्टेप में इसके पास रह जाएंगे 64 और चलते चलते ये उस रिकॉर्ड्स तक पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि अगर आपके पास 1024 रिकॉर्ड्स हैं या 1024 एलिमेंट्स हैं तो इसको कितने स्टेप में एक्सप्लोर करेगा, ये 10 स्टेप में इसको 10 स्टेप में उसको वो फाइंड आउट कर लेगा। कितने स्टेप बने, 10 स्टेप इसके बने। और इसमें हम इसलिए कहते हैं कि इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो लॉग एन होती है, लॉग एन होती है। ठीक है, लॉग एन होती है। अब
अगर मेरे पास log n की वैल्यू नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, तो मेरे पास अगर log 1024 होगा तो इसका आंसर मैं 10 स्टेप में फाइंड आउट कर लूंगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मेरे पास 2048 होगा तो इसका मैं 11 स्टेप में फाइंड आउट कर लूंगा। इसी तरीके से अगर मेरे पास 4096 होगा तो मैं 12 रिकॉर्ड्स में 12 स्टेप में इसको फाइंड आउट कर लूंगा। ये देखिए 5000 रिकॉर्ड्स को ये कितने स्टेप में परफॉर्म कर लेगा? 12 स्टेप में, इजी 12 स्टेप में ये फाइंड आउट कर लेगा। ठीक हो गया। और आपको पता है कि बाइनरी सर्च क्या काम करती है? बाइनरी सर्च उसका मिड फाइंड करती है। मिड से देखती है कि आपका जो सर्चिंग एलिमेंट्स हैं वो ग्रेटर हैं या लेसर हैं। अगर सर्चिंग एलिमेंट उससे ग्रेटर होगा तो वो लेफ्ट साइड को इग्नोर कर देती है और राइट की तरफ मूव कर देती है, फिर उसका मिड निकालेगी। देखेंगी कि सर्चिंग वैल्यू, सर्चिंग एलिमेंट, सर्चिंग रिकॉर्ड जो मिड एलिमेंट है उससे कम है। अगर कम है तो लेफ्ट साइड मूव करेगी, अगर वो ज्यादा है तो वो राइट साइड की तरफ मूव करेगी। तो इसमें देखिए it works efficiently when data is stored in a sorted order। लेकिन इसकी एक ही कंडीशन है कि डेटा मस्ट बी इन sorted order। अगर डेटा sorted order में नहीं होगा तो हम ये बाइनरी सर्च नहीं लगा सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले डेटा को सॉर्ट करना पड़ेगा और फिर बाइनरी सर्च लगाना पड़ेगी। थर्ड पॉइंट इज बाइनरी सर्च repeatedly divides the search space into halves। जैसा कि मैंने बताया, आपके पास अगर 1024 रिकॉर्ड्स हैं, ये हाफ करेगी 512 पे, फिर हाफ करेगी 256 पे, फिर हाफ करेगी 128 पे, एंड सो ऑन इट विल मूव करेगी until it will reach to the searching element। तो इससे क्या होगा? This reduces the number of comparisons and allow faster data retrieval than linear search। बजाय के linear search से ये क्या करेगी? डेटा को बहुत फास्ट से फाइंड आउट करेगी। जैसे कि मैंने एग्जांपल दी हुई है। ठीक है, अगर इसके पास 5000 रिकॉर्ड्स होंगे, 5000 रिकॉर्ड होंगे तो लिनियर सर्च कितना लेगी? लिनियर सर्च एटलीस्ट 5000 कंपैरिजन को लाजमी करना पड़ेगा वर्स्ट केस में। ठीक है, और जबकि अगर आप बाइनरी सर्च की बात करते हैं तो बाइनरी सर्च में मैक्सिमम कितने कंपैरिजन करने पड़ेंगे? मैक्सिमम इसको 12 कंपैरिजन करने पड़ेंगे, 12। अब देखिए 5000 कंपैरिजन और 12 कंपैरिजन में कितना जमीन और आसमान का फर्क है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द मीन स्क्वेयर्ड एरर MSE for a given set of predicted and actual values। Actual values are 35287 and predicted values are 2.5, 5.3, 1.8, 7.5 and 6.8। स्टेप नंबर 1, राइट द MSE फार्मूला। हम क्या करेंगे? MSE का फार्मूला लिखेंगे जो कि इक्विवेलेंट होता है 1/n समेशन ऑफ y एक्चुअल माइनस y प्रेडिक्टेड ऑफ स्क्वायर। तो हम इसका क्या करेंगे? एक्चुअल में से प्रेडिक्शन को माइनस करेंगे, उसका स्क्वायर लेंगे और फिर इन सब को सम अप कर देंगे। कैलकुलेटेड स्क्वायर एरर्स। स्टेप नंबर 3, हमने क्या लिया? एक्चुअल वैल्यू 3 थी, प्रेडिक्टेड वैल्यू 2.5 थी, हमने इसका स्क्वायर लिया जो कि इक्विवेलेंट टू 0.25 के होता है। नेक्स्ट वैल्यू इज 5, एक्चुअल वैल्यू इज 5, प्रेडिक्टेड वैल्यू इज 5.3, तो हमने इसका स्क्वायर लिया इक्वल टू 0.09। एक्चुअल वैल्यू इज 2, प्रेडिक्टेड वैल्यू इज 1.8, तो हमने इसका स्क्वायर लिया जो कि इक्वल आएगा 0.04 के। थर्ड इज 8 माइनस 7.5, इसका स्क्वायर लेंगे that is equivalent to 0.25। Next is 7 minus 6.8,
हम इसका डिफरेंस निकालेंगे और इसका फिर स्क्वायर लेंगे, दैट इज इक्वल टू 0.04। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम कंप्यूट MSE, मीन स्क्वेयर्ड एरर। तो हम क्या करेंगे, 0.25 ये पहली वैल्यू निकली, ठीक है। फिर इसके बाद 0.09, 0.04, 0.25, 0.04, और ये कितनी वैल्यू थी, 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 5। हमने इसको सम अप किया, 0.67 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 0.134। तो इस तरह आपके पास फाइनल आंसर आएगा 0.134। तो आप इस तरीके से आप मीन स्क्वेयर एरर कंप्यूट कर सकते हैं। Alternate question is convert 2F08 in hexadecimal to octal and binary. You have to convert into octal and binary. Octal means with the base of 8 and binary means with the base of 2. Now I am making a truth table because hexadecimal means 2 raised power 4, mean 16 combination should be there. Okay, 1 2 3, one more 4. Here I will write 1 2 4 8. Code of 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Here I will write 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15. For 0 code is there. For 0 I will write all value 0. For 1, if I want to 1, I will switch on only this one, this number 1. Okay, I will write here 1. The rest of all 0 0 0 0. Next I need 2. For 2 I will switch on only this 2. 1, rest all 0 0 0 0. Next for 3 I will switch on 2 plus 1 3. This is 1, this is 1. 2 plus 1 3, rest 0 0. Next for 4 I will get only 4 only, switch on only 4. 1, rest of all 0. Next for 5 I will switch on 4 plus 1 5. 1 1, rest of 0. Next for 6 I switch on 4 plus 2 6, rest 0 0. For 7 I will switch on 4 plus 2 6 plus 1 7. Next 0, remaining is 0. For 8 I will switch on only 8, rest 0 0 0. For 9 I will switch on 8 plus 1 9, remaining 0. For 10 I will write 8 plus 2 10, remaining 0. For 11 8 plus 2 10 plus 1 11, remaining 0. For 12 8 plus 4 12, remaining 0. For 13 8 plus 4 12 plus 1 13, remaining 0. 14 8 8 plus 4 12 plus 2 14, remaining 0. For 15 8 plus 4 12 plus 2 14 plus 1 15. This is the truth table of 4 input. Okay, now come to your questions. 2, I have written 001 0010, because if you will see 2 is this 0010, this one. Okay, next is F1111 tetra 1.
if you will see in the table, F is this 1 1 1 1 1 1 1 1 1, all 1 are there, 4 times 1 are there. Next is 0, all 0, 8 8, see 1 0 0 0 0, mean 1 and 3 times 0, 1 and 3 times 0. You can write convert hexadecimal to binary. 2 code is 0010 of 2. Then this one, this is F, and this is 0, and this is 8. Means 2F08 equivalent to this binary number. Clear? What you will do, group binary digit in set of 3 from right. 0 0 1 0, फिर इसके बाद 1 1 1 1, फिर इसके बाद 4 0 0, और इसके बाद 1 0 0 0. आपने ये लिया था, तो अब मैं 3 3 के सेट बनाता हूँ. ये मैंने ये सेट बना लिया, फिर इसके बाद दूसरा सेट बन गया, और ये तीसरा सेट बन गया 3 3 का, ये सेट बन गया, और ये सेट अकेला रह गया. अब ये बाइनरी कोड होता है 0 का, ये होता है 1 का, और ये होता है 4 का, और ये होता है 7 का, और ये होता है 2 का, और ये 0. ये आ गया इसका ऑक्टल में. किसमें आ गया? ऑक्टल में. 027410 ऑक्टल में आ गया. Convert binary to octal. Enlist the scenario in which all the functionality is dealt by the front end only. When a website or application perform all operations on the client side without using a server. तो आप कह सकते हैं कि फ्रंट एंड इक्वल टू यूजर इंटरफेस प्लस यूजर इंटरेक्शन होती है. यानी आप क्या कह सकते हो? आप कह सकते हो फ्रंट एंड इक्वल टू यूजर इंटरफेस, जिसमें यूजर का इंटरफेस होता है जिसके साथ वो इंटरेक्ट करता है, प्लस यूजर इंटरेक्शन, आप जिसके साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहे होते हैं और जो आपको इंटरफेस प्रोवाइड किया जाता है, दैट इज कॉल्ड फ्रंट एंड. Second point, when data validation, calculation, and user interaction are handled using front-end technologies such as HTML, CSS, and JavaScript. यानी ये वो एप्लीकेशंस हैं जो कि फ्रंट एंड के तौर पर यूज की जाती है. आपसे पूछा जाएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कि HTML इज अ फ्रंट एंड एप्लीकेशन और बैक एंड, तो ये तीनों फ्रंट एंड की एग्जांपल्स है, HTML, CSS, and JavaScript. Examples include simple calculator, static website, and form validation without database access. Okay, without database access के साथ जो applications काम करती है वो इसकी examples हैं. Alternative questions differentiate between system software and application software with example. System versus application software. System software manages and controls computer hardware and provides a platform for running application. System software ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिस्टम की नीड्स होती हैं. अगर सिस्टम को ये प्रोवाइड ना किया जाए तो सिस्टम रन नहीं करता. ठीक है, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम. अगर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, आपके सिस्टम में विंडोज नहीं होगी, तो आपका सिस्टम चलेगा नहीं. तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है. एग्जाम्पल, as an operating system such as Windows or Linux, these are operating systems. These are as system software. इसी तरीके से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी होते हैं. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर की नीड्स पे डिपेंड कर रहे होते हैं. ठीक है, जो यूजर के लिए लाजमी होती है, सिस्टम के लिए लाजमी नहीं होती, हमारे अपने पर्पस के लिए होते हैं.
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क फॉर यूजर्स। ये हमारे पास कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं और जनरल पब्लिक यूज के लिए भी सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। जैसे कि एग्जांपल वर्ड प्रोसेसर जनरल पब्लिक यूज के लिए, ठीक है, स्प्रेडशीट एंड वेब ब्राउजर, ये सब के सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर होते हैं कि आपने अपनी कंपनी के लिए एक सॉफ्टवेयर बनना है, तो ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आएगा, लेकिन कस्टम बिल्ट आएगा, सिर्फ आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को देखते हुए वो सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो सिंपल वर्ड्स में क्या मैं कह सकता हूँ कि सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होती है जो सिस्टम की जरूरत होती है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होती है जो यूजर की जरूरत होती है। Question number 2, fifth part. Write down any four application of a real-time operating systems, RTOS. One example is RTS, Air Traffic Control System. Second example is medical devices such as heart monitors and infusion pumps. क्योंकि आपको पता है कि RTS क्या होती है? Real time systems. A real time system is a system that gives output immediately within a fixed time, जो कि आपको आउटपुट इमीडिएटली प्रोवाइड करे, वो आपके रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। थर्ड एग्जांपल इज इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड रोबोटिक कंट्रोल सिस्टम। फोर्थ एग्जांपल इज एम्बेडेड सिस्टम इन ऑटोमोबाइल्स सच एज एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ABS। और आपका ऑनलाइन एग्जाम सिस्टम भी आएगा, ऑनलाइन एग्जाम सिस्टम, जो कि टाइमर बेस्ड होते हैं, टाइमर बेस्ड। Next alternative question is, how does blockchain technology ensure security? Blockchain uses cryptographic hashing to secure data stored in blocks. क्योंकि blockchain security means keeping data safe, unchanged and protected from hacking using blockchain technology. Each block is linked to the previous block, making data tampering difficult. Third point is, data is stored across a distributed network, reducing the risk of a single point of failure. Fourth point is, any change in data is immediately detected by the network participants. Question number 2, sixth part is, how does fraud detection benefit from machine learning? Machine learning algorithms can analyze large amount of transactions data to identify unusual patterns. अगर आपके रेगुलर ट्रांजैक्शन हो तो उनके रेगुलर पैटर्न होते हैं, ठीक है। जिसमें फ्रॉड इंक्लूड होता है उसमें अनयूजुअल पैटर्न्स होते हैं, तो वो उनको रिकॉग्नाइज करता है। और आपको पता है कि मशीन लर्निंग large number of transactions can be identified within a nanosecond. Second point is, they can automatically detect fraudulent activities by learning from past fraud cases. क्योंकि उसके पास प्रीवियस जो हिस्ट्री होती है और वो उस हिस्ट्री की रेंज में जो उनसे पैटर्न्स आते होंगे तो वो उनको कंसीडर करेगा कि दिस इज अ पार्ट ऑफ फ्रॉड लिस्ट। यानी कि आप कह सकते हैं कि मशीन लर्निंग क्या करेगी, मशीन लर्निंग पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करेंगी, अनयूजुअल पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करेंगी, क्योंकि उसके पास पहले भी इस तरह के कुछ अनयूजुअल पैटर्न्स होंगे जिनको इसने फ्रॉड लिस्ट में डाला होगा। तो जबकि ये भी कोई ऐसा पैटर्न आएगा जो कि अनयूजुअल होगा तो मशीन लर्निंग उसको फ्रॉड लिस्ट में डालेगी और उसको डिटेक्ट करेगी। Next point is, machine learning system improve over time as more data becomes available
increasing detection accuracy. आपको पता है with the passage of time machine learning learn कर रही होती है और ज्यादा मेच्योर होती जाती है, ठीक है। तो जितना ज्यादा उस टाइम वो गुजारते जाएंगे तो मशीन लर्निंग इस तरह की एक्टिविटीज को जल्द से ही वो क्या कर लेगी, उसको रिकॉग्नाइज कर लेगी। Alternative question is, what are the two ways students can responsibly use social media when sharing information? Responsible use of social media is that students should verify the accuracy of information before sharing it on social media. अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आप सोशल मीडिया पे डालना चाहते हैं तो यू मस्ट बी क्लैरिफाई द सोर्स कि वेदर ये सोर्स एक्नॉलेजेबल है या नहीं। आपको सोर्स की ऑथेंटिकेशन लाजमी करनी चाहिए, तो देन यू हैव टू फॉरवर्ड दैट मैसेजेस। Second point, they should respect privacy by not sharing personal or sensitive information of themselves or others. कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशंस आप शेयर ना करें जो आपके लिए और दूसरों के लिए कोई प्रॉब्लमेटिक का बायस बने। तो आपको क्या करना चाहिए? They should respect privacy by others. Question number 2, list any two characteristics of an algorithm. आप एल्गोरिदम की कोई दो सी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखें। Number 1 characteristic is that finiteness. An algorithm must terminate after a finite number of steps. एक खास स्टेप्स के बाद उस प्रोग्राम को, उस एल्गोरिदम को टर्मिनेट हो जाना चाहिए। अगर वो टर्मिनेट नहीं होगा तो वो एल्गोरिदम आपका वैलिड नहीं होगा या आपके किसी काम का नहीं होगा, क्योंकि वो टर्मिनेट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं जिसमें प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होता। मैं कहता हूं कि x इक्वल टू 1 से स्टार्ट करता हूं। मैं कहता हूं while x is less than equal to 5 then you can print or output of x. अब देखिए जी, मैंने एक ऐसा एल्गोरिदम लिखा है, 3 लाइनों का एल्गोरिदम जो कि x इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रहा है, लूप मैंने लगा दिया x लेस देन इक्वल टू 5 प्रिंट x। तो ये कभी भी एल्गोरिदम टर्मिनेट नहीं होगा क्योंकि मैंने इसमें इंक्रीमेंट नहीं कर रहा। तो ये क्या हुआ, ये अनफाइनेटनेस की तरफ चला जाएगा, अनफाइनेटनेस की तरफ, क्योंकि इसमें वो टर्मिनेट नहीं हो रहा, इसको किसी एक स्टेप पे जाके ये एंड नहीं होगा। तो ये एक एग्जाम्पल है कि आपके जितने भी एल्गोरिदम आप लिखेंगे या जितने भी लिखे जाते हैं, दे मस्ट बी फाइनेटनेस। सेकंड पॉइंट इज डेफिनेटनेस। Each step of an algorithm should be clearly and unambiguously defined. कोई भी आपका स्टेप अनअम्बिगुअस नहीं होना चाहिए, सॉरी अम्बिगुअसली नहीं होना चाहिए। अम्बिगुअसली मीन्स कि आप सही तरीके से उसको पता नहीं चलेगा कि वो एक्स की तरफ मूव करेगा या वाई की तरफ मूव करेगा, या लेफ्ट की तरफ जाएगा या राइट की तरफ जाएगा। इसको अम्बिगुअस कहते हैं। तो आपके क्या होना चाहिए, आपका अनअम्बिगुअसली होने चाहिए, ठीक है, कोई अम्बिगुइटी नहीं होनी चाहिए। Each step of an algorithm should be clearly and unambiguously defined. For example, आपने क्या किया, रीड n, आपने रीड n किया और इसके बाद आपने लिखा जी रिजल्ट इक्वल टू n टाइम्स n, और फिर आपने आउटपुट में रिजल्ट को डिस्प्ले कर दिया। तो ये क्या, ये डेफिनेटनेस की वन ऑफ द एग्जाम्पल है कि डिफाइंड बिल्कुल एक्यूरेट, वो आपसे एक वैल्यू n लेगा, उसका स्क्वायर लेगा, बाद में उसका रिजल्ट को शो कर देगा। Alternative question is that write down any two advantages of using an online computing platform over an offline one. कि आपने कोई दो से एडवांटेजेस लिखनी है
जिसमें आपने ये शो करना है कि आप इंटरनेट पे यूज करते हैं क्या बेनिफिट होगा बजाय कि आप उसको ऑफलाइन के यूज करें। Online computing platform allow access to data and application from anywhere using the internet. अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप किसी भी वक्त किसी भी जगह से किसी भी प्लेस से आप उसको लॉग इन होके आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट यू कैन से दैट वन ऑफ द एग्जांपल इज गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव, आप गूगल ड्राइव में जो भी चीज रख देंगे कहीं से भी आप उसको एक्सेस कर सकती है, बशर्ते के इंटरनेट होना चाहिए। वन ड्राइव, आप डेटा वन ड्राइव में सेव करें और जहां से मर्जी एक्सेस कर सकें। ईमेल, second point is that they support easy collaboration and sharing of resource among multiple users। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दी है कि आपने कुछ फाइल्स एक वन ड्राइव पे रख देते हैं। ठीक है, ये आप वन ड्राइव पे ये डेटा पड़ा हुआ है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, मल्टीपल यूजर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। सपोज कोई स्टूडेंट मुझे कहता है कि मुझे ये ऐप में ये स्लाइड्स चाहिए, ठीक है, पीडीएफ स्लाइड चाहिए, तो मैंने क्या रखा हुआ, मैं क्या करूंगा, मैं इसको वन ड्राइव पे रख दूंगा और जिस स्टूडेंट्स को ये चाहिए होगी वो जस्ट मुझे ईमेल करेगा तो मैं ईमेल में उसके साथ शेयर कर दूंगा। तो यानी कहने का मकसद ये है क्योंकि ये ऑनलाइन पड़ी हुई है तो easily can be shared with other users। Question number 8, why is it beneficial to break a program into smaller module? Give any two reasons। Breaking a program into smaller modules make the program easier to understand and manage। कि अगर आप एक बड़े प्रोग्राम को सब प्रोग्राम में डिवाइड कर देंगे तो आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। जस्ट वन ऑफ द एग्जाम्पल, मैं कहता हूं कि आपने एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है तो क्या करेंगे इसके लिए, ये तो मैंने आपको बता दिया, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है तो इसके लिए आप इसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं। इसका आप एक फंक्शन बना लें जिसमें आप क्या करें, ऐड एम्प्लॉय करें कि ऐसा फंक्शन होना चाहिए, ऐसा सब प्रोग्राम होना चाहिए जो कि एम्प्लॉय को ऐड करे। एक दूसरा फंक्शन होना चाहिए जो क्या करे, जितने भी एम्प्लॉय है उनको व्यू कर सके, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय हमें प्रोवाइड कर सके। थर्ड एक प्रोग्राम आप बना लेते हैं सब प्रोग्राम जिसमें आप क्या देते हैं कि इसमें अपडेट करें। इफ यू वांट टू अपडेट इन एम्प्लॉय यू कैन write an ID number of that employee and you can access it and easily you can update it। Okay, and fourth one is delete। Okay, just I'm giving you simple example about how to manage or how to divide a big program into smaller programs like in functions or modular program। Second point is that it simplifies debugging and testing as each module can be checked independently। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में एग्जांपल दी कि आप ईएमएस बनाना चाहते हैं तो अगर आपको एम्प्लॉय को ऐड करते वक्त कोई एरर फेस करना पड़ रहा है तो देन यू हैव टू गो टू ऐड एम्प्लॉय फंक्शंस ओनली। ओके, तो आपको एरर ट्रेस करने में भी इजी हो जाता है जब आपका प्रोग्राम आप प्रोग्राम को सब प्रोग्राम में कन्वर्ट करते हैं। तो ऐसी ही अप्रोच होनी चाहिए और जितने भी अप्रोचेस, जितने भी प्रोफेशनल लोग जो काम कर रहे होते हैं वो इसी बेस पे काम कर रहे होते हैं। वो क्या कर रहे होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स, सब मॉड्यूल्स बना लेते हैं तो देन दे आर कॉलिंग इनटू अ प्रॉपर प्लेस। Third point, module can be reused in other programs saving development time। आप अगर आपने डिफरेंट डिफरेंट सब प्रोग्राम बना के रखे हुए हैं तो आप व्यू लिस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल बताया कि आप क्या कर सकते हो, ऐड एम्प्लॉय कर सकते हो, व्यू लिस्ट कर सकते हो। कल को आपको स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम बनाना पड़ जाता है तो उसमें भी आपको स्टूडेंट तो ऐड करना पड़ेंगे तो आप वही प्रोग्राम जो ऐड एम्प्लॉय के लिए यूज कर रहे थे वही आप ऐड स्टूडेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं, लिस्ट देखने के लिए भी, अपडेट करने के लिए भी सेम वो आप उसमें दोबारा यूज कर सकते हो। तो देन दिस इज द बेनिफिट ऑफ द मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग।
Alternative question is that how does choosing the right research method impact decision making in research? Provide an example. Impact on decision making. Choosing the correct research method ensure accurate data collection, leading to reliable and informed decisions. आपको ऑलवेज करेक्ट रिसर्च मेथड ही सिलेक्ट करना चाहिए. अगर आप करेक्ट मेथड आप सिलेक्ट करेंगे तो देन जो आप डेटा कलेक्ट करेंगे, जो आपके पास इंफॉर्मेशन आएंगी, तो वो भी आपके पास रिलायबल होगी और उस इंफॉर्मेशन की बेस पे आप डिफरेंट डिसीजंस ले सकते हैं. ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि सिलेक्शन ऑफ रिसर्च मेथड इज अ की टू सक्सेस. Example, using a survey method to collect opinions from students helps in making decisions about improving teaching methods. This is one of the example. Survey method, voting. Question number 9, what factors should be considered while selecting a machine learning model for a data analysis? Nature and size of the data set. Some models perform better with large datasets, while others are suitable for smaller datasets. बाज़ औक़ात आपके पास लार्ज डेटासेट्स को भी उस पे भी वो एक अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं. अगर बाज़ औक़ात ऐसे भी होते हैं कि वो सिर्फ क्या कर रहे होते हैं, वो स्मॉलर डेटासेट पे काम कर रहे होते हैं. अगर लार्ज डेटासेट करेंगे तो वो क्या करेगा, वो इर्रेगुलरिटी शो करेगा. Model accuracy and complexity. The model should provide accurate results without unnecessary computational complexity. आपको रिजल्ट चाहिए, accurate रिजल्ट चाहिए, without taking more time, without taking other resources, without do some other computational complexity. How does network monitoring help prevent cyber threats? Network monitoring helps in the early detection of unusual or suspicious network activities. Network monitors क्या करती है? नेटवर्क मॉनिटरिंग क्या करेगी? इससे आपको पता चल जाता है कि कोई भी अनयूजुअल जो एक्टिविटीज होती है या कोई ऐसा पैटर्न जो होने जा रहा है जो कि पहले रेगुलर नहीं है, तो देन यू कैन डिसाइड, देन यू कैन गेस दैट समथिंग इज गोइंग टू बी हैपन. Next, it enables quick response to cyber attacks, thereby reducing data loss and system damage. इससे क्या हो जाता है कि आपको पहले से ही आगाही हो जाती है. जब आप पहले से आगाह हो जाती है तो देन यू कैन टेक actions to prevent this type of activities. It enables quick response to cyber attacks, thereby reducing data loss and system damage. इससे क्या होता है कि आपका डेटा लॉस होने से भी बच जाता है और सिस्टम भी डैमेज होने से बच जाता है, इफ यू नो ऑन टाइम, इफ यू नो ऑलरेडी और ऑन टाइम. Question number 10, how do differences in shape, center and spread help in understanding the characteristics of a data set? Shape shows the overall distribution of data, such as whether it is symmetric or skewed. जो शो करती है कि ये सिमेट्रिक है या सिक्यू टाइप की शेप है. Center indicates the typical or average value of the data set, such as the mean or median value. Third point is spread. Describe how much the data value vary, showing the range or dispersion the data set. ये spread क्या करती है कि वो कितना रेंज वैल्यू से अवे है या कितना क्लोजली टू अदर वैल्यूज के हैं. Alternate question is that why is email filtering important in protecting users? Provide any two reasons. Email filtering helps block spam, phishing emails and malicious content before reaching user. Email filtering help block spam, कि जो ऐसी ईमेल्स होती है जो कि स्पैम ईमेल होती है, जो कि एक्स्ट्रा ईमेल होती है फ्रॉम
कंपनीज की तरफ से होती है, या डिफरेंट, जस्ट लाइक पीपल कैन स्प्रेड ऑन योर ईमेल। फिशिंग कुछ ऐसी ईमेल होती है जिसमें क्या होता है कि आपको डॉच दिया जाता है, जो कि कुछ ऐसे लिंक्स प्रोवाइड किए जाते हैं कि जब उसको क्लिक करें तो उससे क्या होता है, वो किसी अनस यानी यानी कि सस्पिशियस एक्टिविटीज होती है, उनको क्लिक करने से कुछ आपकी मशीन्स की पोर्ट्स ओपन हो सकती है, आपका कंप्यूटर अनलॉक हो सकता है, जो कि सिक्योर पोर्ट्स होती है, सिक्योर लेयर हो सकती है, वो ओपन हो सकती है। ठीक है। एंड मेलिशियस कंटेंट्स, और कुछ ऐसे कंटेंट्स होते हैं जिनसे आपके डेटे को डेटे को प्रॉब्लम हो सकती है, डेटा आपका डिलीट कर सकते हैं, डेटा आपका चेंज कर सकते हैं। कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है जो वायरस से रिलेटेड एक्टिविटीज होती है। तो इसका सबसे सोल्यूशन, बेहतर सोल्यूशन है, यू शुड अवॉइड टू open the email that you are not familiar, mean unknown email. You should not respond to that emails. Second point, it protects user from malware and reduce the risk of data theft and cyber attacks. तो सेकंड पॉइंट ये होता है कि फिल्टरिंग करने से ये आपको भी हो जाता है कि इसमें मैलवेयर और आपके डेटा के चुराने का भी रिस्क कम हो जाता है। क्वेश्चन 10, 11th part, that is the last part. How can AI be used responsibly in law enforcement, and list two suggestions? Number one is AI system should be used with proper human oversight to avoid biased or unfair decisions. ये बहुत अच्छा है कि AI कम से कम ये फेयर डिसीजन ही करेगी और बाइसनेस को भी वो खत्म करेगी, क्योंकि मशीन लर्निंग जस्ट दे कैन वर्क ऑन मेरिट। Second point is data used by AI should be accurate होना चाहिए, transparent and collected ethically to protect citizens' rights. Alternate questions: what is phishing and how does it affect users? What is phishing? Phishing is a cyber attack in which attackers send fake messages or emails to trick user into revealing personal or financial informations. आपके पास एक वेबसाइट होती है पेपाल के नाम से, पेपाल। अगर इसको ऐसे लिखा जाए पे पाई, पे पाई, इस जैसा, तो अब देखिए जब आप इसको गौर से नहीं देखेंगे तो आप समझेंगे ये पेपाल ही। तो जब इसको आप क्लिक करेंगे तो वहां पे पेपाल तो नहीं होगा, क्योंकि जो फेक वेबसाइट होती है उन्होंने वेबसाइट ऐसे अंदाज से, ऐसे तरीके से डिजाइन की होती है कि यू कैन नॉट जज द डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल वेबसाइट एंड फेक वेबसाइट। Then what you will do? You will provide your informations. When you will provide your information, all the information stored into their database, and they can do whatever they want because you have given all the correct information. जब आपकी इंफॉर्मेशन उनके पास चले जाएगी तो क्या करेगा वो, उस इंफॉर्मेशन का गलत यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने तो अपने अकाउंट की इंफॉर्मेशन दी तो अकाउंट तो वहां पे चलेगा नहीं। तो अब वो यूजर, वो हैकर आपकी इंफॉर्मेशन वहां पे यूज करके आपको कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है। हाउ डज इट अफेक्ट यूजर्स? इट कैन लीड टू आइडेंटिटी थेफ्ट, फाइनेंशियल लॉस एंड अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू यूजर अकाउंट्स। ये 3 ड्रॉबैक्स मैंने बता दिए कि अगर आप फिशिंग जो होगी, वेबसाइट होगी, फेक वेबसाइट को क्लिक करेंगे या वहां पे डेटा स्टोर करवा देंगे तो ये आपके पास आइडेंटिटी थेफ्ट हो सकती है, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है आपको, और अनऑथोराइज एक्सेस यूजर के पास जा सकती है। तो देन यू हैव टू अवॉइड टू ओपन अननोन ईमेल्स। सेक्शन सी, and it consists of 20 marks. Each question consists of 5 marks.
Question number 3. Write down the significance of an operating system. Also describe the following functions: file management and memory management. Operating system. Significance of an operating system. An operating system acts as an interface between the user and computer hardware. अगर हम कंप्यूटर हार्डवेयर को यूज करना चाहते हैं तो then we have to add or apply or use operating system. Must install the operating system. Without operating system we cannot use a hardware. एग्जाम्पल के तौर पर आपके कंप्यूटर में विंडोज नहीं है तो आप कैसे यूज कर सकते हैं? इवन आपका डेटा सारा हार्ड डिस्क में पड़ा हुआ है तो आपके सिस्टम में विंडोज नहीं है जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं. इफ यू वांट टू एक्सेस योर हार्डवेयर यू मस्ट इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम. Second point is it efficiently manages system resources like CPU, memory, and storage to ensure smooth execution of application. किसी भी एप्लीकेशंस को स्मूथ रन करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम इन चीजों को मैनेज करता है जिसमें मेमोरी मैनेजमेंट होती है, स्टोरेज होती है, मेमोरी एलोकेशन, मेमोरी डी एलोकेशन और अदर रिसोर्सेज को मैनेज करना ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है. फाइल मैनेजमेंट. द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस फाइल्स एंड फोल्डर्स. क्या मैनेज करता है? फाइल्स को और फोल्डर्स को. स्टोर्ड ऑन सेकेंडरी स्टोरेज. कहां पे? सेकेंडरी स्टोरेज. सेकेंडरी स्टोरेज कौन सी होती है? आपकी हार्ड डिस्क होती है. हार्ड डिस्क आपकी सेकेंडरी स्टोरेज होती है, हार्ड. और प्राइमरी स्टोरेज आपकी मेन मेमोरी होती है जो कि रैम. सेकंड पॉइंट, इट अलाउज यूजर टू क्रिएट, डिलीट, रीनेम, कॉपी एंड ऑर्गेनाइज फाइल्स एफिशिएंटली. और ये क्या करता है? ये यूजर को यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर को अलाउ करता है कि वो अपनी मर्जी से फोल्डर्स को, फाइल को क्रिएट भी कर सके, डिलीट भी कर सके, कॉपी भी कर सके और एक एफिशिएंट वे से मैनेज भी कर सके. और तीसरा पॉइंट इसमें है, इट कंट्रोल एक्सेस, परमिशन एंड एंश्योर डेटा सिक्योरिटी. Data security to protect files from unauthorized access. कि unauthorized access किसी भी फाइल को एक्सेस ना कर सके. जो उसका ऑनर होगा, जो उसका यूजर होगा, वही उसको एक्सेस कर सकता है. तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं रोल मैनेजमेंट. हम डिफरेंट टाइप्स के रोल्स बना देते हैं, ठीक है, और उसके मुताबिक वो क्या कर सकता है? चीजों को एक्सेस कर सकता है. जैसे कि हम कहते हैं कि स्टूडेंट का रोल एक सेपरेट रोल होता है, टीचर का रोल एक सेपरेट रोल है, ठीक है. तो हम इस रोल में डिफाइन करते हैं कि व्हाट टीचर कैन डू, व्हाट एडमिन कैन डू एंड व्हाट स्टूडेंट कैन डू विद द फॉलोइंग पॉलिसी. तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? हम किसी भी फाइल्स को, फोल्डर को रोल असाइन कर सकते हैं. Memory management. The operating system controls the allocation and deallocation of main memory. बहुत important point. Allocation and deallocation. Memory देना, allocation, और memory उससे लेना, deallocation of main memory. RAM के साथ वो क्या करता है? Memory allocation और deallocation भी operating system ही करता है. Next point, it ensures that each running program receives sufficient memory for execution. और ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही इंश्योर करता है कि जो कोई एक प्रोग्राम रन हो रहा है क्या उसके लिए मेमोरी एफिशिएंट है या नहीं, या मेमोरी उसके लिए काफी है यानी सफिशिएंट है या नहीं. सफिशिएंट प्लस एफिशिएंट.
ये है या नहीं। अगर नहीं है तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है उसके लिए मेमोरी को प्रोवाइड करना, मेमोरी को लेके आना या किसी दूसरी फाइल्स को फॉर द टाइम बीइंग टेम्परेरी स्वैप कर देता है फ्रॉम रैम टू हार्ड डिस्क के पास, जिसको हम वर्चुअल मेमोरी कहते हैं और स्वैपिंग भी कहते हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट, इट प्रिवेंट्स मेमोरी कॉन्फ्लिक्ट्स एंड improves efficient utilization of RAM। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ये कॉन्फ्लिक्ट, मेमोरी कॉन्फ्लिक्ट से बचाता है एंड इंप्रूव एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रैम, और रैम को यूटिलाइजेशन, एक प्रॉपर उसकी यूटिलाइजेशन लेके आता है। इसका अल्टरनेटिव क्वेश्चन है, डिस्कस एनी 5 कंपोनेंट्स ऑफ डिजिटल लिटरेसी विद 1 एग्जांपल ऑफ ईच। हमने क्या करना है, डिजिटल लिटरेसी को एक्सप्लेन करना है और हर किसी के साथ उसकी एक एक एग्जांपल भी देना है। नंबर 1 इज इंफॉर्मेशन लिटरेसी, एबिलिटी टू सर्च, किस चीज की एबिलिटी, टू सर्च करने के लिए, इवेल्युएट करने के लिए एंड यूज डिजिटल इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली एंड रेस्पॉन्सिबली। तो इसकी एग्जांपल है, फाइंडिंग रिलायबल इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरीफाइड एजुकेशनल वेबसाइट, कि आपको डॉक्यूमेंट्स, आपको डेटा, आपको जो भी इंफॉर्मेशन होगी क्या करना पड़ेगी, आपको रिलायबल और ट्रस्ट वर्थी वेबसाइट से ही डेटे को कॉपी करना होगा, या वहां से ही इंफॉर्मेशन आपको पिकअप करनी होगी, तो फिर आप उसको यूज कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट इसमें है डिजिटल कम्युनिकेशन, यूज डिजिटल टूल्स टू कम्युनिकेट क्लियरली एंड प्रोफेशनली इन ऑनलाइन इन्वायरमेंट, कि ऑनलाइन इन्वायरमेंट में आप क्या करें, कम्युनिकेशन टूल्स, डिजिटल टूल्स को यूज करें फॉर द कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल इज सेंडिंग फॉर्मल ईमेल्स और पार्टिसिपेटिंग इन ऑनलाइन मीटिंग्स, जैसे कि ऑनलाइन मीटिंग्स अटेंड करना, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करना, तो प्रेजेंटेशन आप ऑनलाइन देते हैं, तो ये सारी की सारी क्या है, कम्युनिकेशन, डिजिटल टूल्स हैं जो कि यूज किए जाते हैं फॉर कम्युनिकेशन। थर्ड पॉइंट इज साइबर सेफ्टी, protecting personal data, privacy and digital identity while using the internet। जब आप इंटरनेट यूज कर रहे होते हैं तो you should avoid to provide your personal information over the internet, तो इसको साइबर सेफ्टी कहते हैं। एग्जाम्पल, यूजिंग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट पॉइंट इज डिजिटल एथिक्स, using technology responsibly by following ethical and legal guidelines। Example, respecting copyright laws and avoiding plagiarism। आपने क्या करना है, avoiding plagiarism, plagiarism से आपने avoid करना। plagiarism क्या होता है, mean you are getting copy from the website, from the journals, from the articles and you are using same as it is in your thesis, in your article, in your assignment। तो आप क्या करें, आप वहां से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और लाजमी लेनी चाहिए और वहां से ही इंफॉर्मेशन लेते हैं, बट यू हैव टू चेंज, यू हैव टू रीफ्रेज इन योर ओन वर्ड्स एंड एक्नॉलेज द सोर्स, दिस इज द गुड वे। टेक्निकल स्किल्स, एबिलिटी टू ऑपरेट डिजिटल डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन एफिशिएंटली। तो आपको टेक्निकल स्किल्स आनी चाहिए जिसमें आप क्या कर सके, डिजिटल डिवाइसेस को यूज कर सके। एग्जाम्पल के तौर पर वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, ऑफिस मैनेजमेंट, ये सब के सब बेसिक टूल्स हैं जो यू मस्ट नो अबाउट देम, हाउ टू यूज इट। क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द यूज ऑफ सर्चिंग एल्गोरिदम, कंपेयर द लिनियर सर्च विद द बाइनरी सर्च एल्गोरिदम।
मैंने बाइनरी सर्च एल्गोरिदम और लीनियर सर्च के बारे में भी वीडियो बनाई हुई है, आप चैनल में जाकर देख सकते हैं, डिटेल वीडियो है उसके बारे में। यूज ऑफ सर्चिंग एल्गोरिदम। सर्चिंग एल्गोरिदम, सर्चिंग एल्गोरिदम क्या होता है कि आपने कोई एक की, कोई एक वर्ड, कोई एक नंबर सर्च करना होता है फ्रॉम अ गिवन लिस्ट में से, फ्रॉम गिवन अ रिकॉर्ड में से, फ्रॉम गिवन अ बुक में से। A searching algorithm is used to find the location or existence of a required item or data in a list or database efficiently. Efficiently से efficiently वे से क्या मुराद है? Efficiently वे से मुराद ये है कि जब आप उसको सर्च करें तो वो टाइम टेकन ना हो, वो आपको आंसर क्विकली आंसर प्रोवाइड कर दे विद लेस नंबर ऑफ कंपैरिजन के साथ। वन पॉइंट इज लिनियर सर्च। लिनियर सर्च क्या होती है? सर्चेस एलिमेंट वन बाय वन फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट, इसको हम लिनियर सर्च कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक मेरे पास लिस्ट है, सपोज आप कर लीजिए कि इसमें 10 एलिमेंट्स हैं, 10 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, कोई बात नहीं, 0 से स्टार्ट करेंगे, ये 10 तक का चला जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए यहां पे क्या है कि मैंने एक नंबर फाइंड आउट करना, सर्च करना है। नंबर मेरे पास है 10 20 30 35 41 45 47 70 5 3 2। अब मुझे क्या करना है, 2 मैंने क्या करना है, मैंने फाइंड आउट करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 2 को पहले इसके साथ चेक करना पड़ेगा, फिर 2 को मुझे इसके साथ चेक करना पड़ेगा, फिर 2 को मुझे इसके साथ चेक करना पड़ेगा, फिर 2 को मुझे इसके साथ चेक करना पड़ेगा। तो मुझे कितने कंपैरिजन करने पड़ेंगे? वर्स्ट केस में मैं वर्स्ट केस की बात कर रहा हूं, तो क्योंकि हमने जब भी एल्गोरिथम लिखना होता है हमने वर्स्ट केस को डिस्कस करना होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम लेगा। तो ये कितना लेगा, ये कितने कंपैरिजन करेगा? ये कंपैरिजन करेगा 11 कंपैरिजन करेगा, 11। तो इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने थे? 11। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि n क्या, एनी नंबर, 11 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। तो मैं क्या कहूंगा कि इनके कितने कंपैरिजन वर्स्ट केस में होंगे? n टाइम्स कंपैरिजन करेगा। और इसमें सेकंड पॉइंट क्या, डज नॉट रिक्वायर द डेटा टू बी सॉर्टेड। इसके लिए क्योंकि लीनियर सर्च आप यूज कर रहे हैं, तो ये देखिए मैंने ब्लू को हाईलाइट किया हुआ, मीन डज नॉट रिक्वायर्ड द डेटा टू बी सॉर्टेड। जिस तरह का मर्जी डेटा भी हो सकता है, इसलिए मैंने प्रीवियस स्लाइड में डेटा को सॉर्ट नहीं किया, मैंने अनसॉर्टेड डेटा लिखा उसमें, ठीक है। अभी देखिए इसमें देखिए अनसॉर्टेड डेटा था, अनसॉर्टेड डेटा। नेक्स्ट इज बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च का मैंने डिटेल वीडियो डाली हुई है, आप देख लीजिएगा। बाइनरी सर्च repeatedly divides the list into halves to find the required element. Suppose अगर आपके मेरे पास suppose ये एक लिस्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, 0 से लेके 11 तक 11 एलिमेंट की मेरे पास एक लिस्ट है। तो इसमें मैं क्या करूंगा, इसका मैं मिड फाइंड करूंगा, 1 2 3 4 5, ये इसका मिड आ जाएगा सपोज, ठीक है। तो मुझे डिसाइड करेगा कि मुझे इस तरफ मूव करना है या इस तरफ मूव करना है। अगर मैं इस तरफ मूव कर दूंगा तो ये लेफ्ट पार्ट इग्नोर कर दूंगा, अगर मैं लेफ्ट की तरफ मूव करना होगा तो मेरे पास राइट पार्ट क्या हो जाएगा, इग्नोर कर दूंगा, ठीक है। अगर सपोज मैं लेफ्ट की तरफ मूव करना है तो मेरे पास कितने एलिमेंट्स रह जाएंगे, मेरे पास रह जाएंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 सपोज,
मैं आपको जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं, ठीक है। तो इसका मिड ये आ जाएगा, फिर इसके बाद ये मिड रह जाएंगे, 2 रह जाएंगे, ठीक है। तो फिर यहाँ पे वो लास्ट एलिमेंट आ जाएगा। वर्स्ट केस में भी कितने करने पड़ेंगे मुझे? वर्स्ट केस में इसका मैक्सिमम कितने करने पड़ेंगे? log n, log n से मैं इसका फार्मूला निकाल सकता हूं, ठीक है। इतने कंपैरिजन मुझे करने पड़ेंगे। अगर मेरे पास log n की वैल्यू, अगर मेरे पास n की वैल्यू नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 होंगे तो मुझे 3 कंपैरिजन करने पड़ेंगे मैक्सिमम। अगर मेरे पास n की वैल्यू 16 होगी तो मुझे मैक्सिमम 4 कंपैरिजन करने पड़ेंगे। अगर n की वैल्यू 1024 होगी तो मैक्सिमम कितने कंपैरिजन करने पड़ेंगे? 12 कंपैरिजन करने पड़ेंगे। अगर मेरे पास 1 मिलियन रिकॉर्ड होंगे, 1 मिलियन होंगे तो मैक्सिमम मुझे 20 कंपैरिजन में मुझे आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब यही अगर मैं लिनियर सर्च यहां पे यूज करता हूं तो मुझे 1 मिलियन टाइम उसको कंपेयर करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए क्या है? रिक्वायर्स द डेटा टू बी सॉर्टेड, ये एक इसकी कंडीशन है। सॉर्टेड बिफोर सर्चिंग, सर्च करने से पहले डेटा मस्ट बी इन सॉर्टेड कंडीशन। अब यहां पे कंपैरिजन किया गया है डेटा ऑर्डर के लिहाज से। लिनियर सर्च में अनसॉर्टेड होता है, जबकि बाइनरी सर्च में मस्ट बी सॉर्टेड होगा। सर्च मेथड इसमें सीक्वेंशियली सर्च किया जाता है, सीक्वेंस वाइज फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, जबकि इसमें डिवाइड एंड कंकर होता है। मैं डिवाइड करता हूं, मिड फाइंड करता हूं और फिर उसके बाद देखता हूं मैंने लेफ्ट की तरफ मूव करना है या फिर राइट की तरफ मूव करना है। एफिशिएंसी, लेस एफिशिएंट फॉर लार्ज डेटा सेट। अगर मेरे पास 1 मिलियन ऑफ रिकॉर्ड होंगे, 1 मिलियन ऑफ एलिमेंट्स होंगे, देन यू हैव टू मूव till 1 million of time. More efficient for sorted data. Time complexity, here is time complexity is big of n, and this is big of log n. ये big O, इसको कहते हैं big O, बड़ा O। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हम यूज कर रहे होते हैं वर्स्ट केस। वर्स्ट केस का मतलब होता है कि ज्यादा से ज्यादा अगर कंपैरिजन करने पड़ेंगे तो क्या होगा, उसको हम वर्स्ट केस डिस्कस कर रहे होते हैं। इसको कहते हैं बिग ओ, क्योंकि हमारे पास 3 के तरह के केस होते हैं। वर्स्ट केस होता है, ठीक है। एक हमारे पास होता है बेस्ट केस। बेस्ट केस को हम ओमेगा से शो करते हैं, ओमेगा से शो करते हैं। ये हमारा बेस्ट केस होता है जो कि हम डील नहीं कर रहे होते। हमारे पास ऑलवेज हमारा बेस्ट केस तो नहीं होगा ना, हम ये देखते हैं कि वर्स्ट केस में क्या काम करेगा। और फिर इसके पास होता है, हमारे पास एक होता है एवरेज केस, ठीक है। तो हम ऑलवेज क्या डिस्कस कर रहे होते हैं? हम ऑलवेज वर्स्ट केस को डिस्कस कर रहे होते हैं और इसके लिए हम लिखते हैं बिग ओ, ठीक है। इसका आंसर बिग ओ, उसका आंसर बिग ओ लॉग एन, ठीक है। लॉग एन का मतलब ये होगा कि अगर एन की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, 1024 होगी, तो मैक्सिमम मेरे पास रिजल्ट क्या मिल जाएगा? 10 कंपैरिजन में मेरे पास रिजल्ट मिल जाएगा इसका। नेक्स्ट alternate question is, suggest any 5 effective strategies to combat online hate speech. Number 1, promoting digital awareness and education about respectful online behavior on social media. कि आपको क्या करना चाहिए ऑनलाइन, भाई आपको सोशल मीडिया पे एक रिस्पेक्टफुल वे से बात करनी चाहिए। Number 2, encouraging users to report hate speech on platforms such as Facebook and Instagram. अगर आप देखें कोई ऐसा वल्गैरिटी वाली चीज बताता है जो कि आप उसको अच्छा नहीं समझते, तो देन यू हैव टू रिपोर्ट इट। थर्ड पॉइंट इज एनफोर्सिंग स्ट्रिक्ट कम्युनिटी गाइडलाइंस एंड प्लेटफॉर्म पॉलिसी। आपको जिस प्लेटफॉर्म पे आप बात कर रहे हैं या कमेंट कर रहे हैं, तो आपको उसके कम्युनिटी गाइडलाइन को यू मस्ट फॉलो इट। And using automated moderation tools and AI system to detect and remove harmful content. Supporting victims by providing legal guidance and emotional assistance. Question number 5. How do IoT and blockchain
work together to improve cybersecurity. Support your answer with any 5 suggestions. Blockchain provides decentralization, reducing single point of failure in IoT networks and improving security. Yes, blockchain provide decentralization. ब्लॉकचेन क्या प्रोवाइड करती है? डिसेंट्रलाइजेशन और रिड्यूसिंग सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर इन IoT नेटवर्क्स एंड इंप्रूविंग सिक्योरिटी. इसमें सिक्योरिटी इंप्रूव होती है और उसके फेलियर के चांसेस बहुत कम होते हैं. नंबर 2, and it ensures tamper-proof storage of data generated by IoT devices, making hacking more difficult. और इसमें हैकिंग almost impossible होती है. Third point is each transaction is recorded in blocks. किसमें होती है? Blocks की फॉर्म में होती है. Allowing unauthorized changes to be easily detected. और आप उसमें changing नहीं कर सकते easily. It takes time. It's very difficult to. You can hack the system. Blockchain enables secure device authentications, allowing only trusted devices to communicate. Smart contracts automatically enforce security rules and control access, reducing misuse. Alternate question is, how are HTML, CSS, Cascade style, JavaScript, Python, and PHP categorized into front-end and back-end development? Provide one reason for each. सबसे पहले HTML देखते हैं. HTML stands for Hypertext Markup Language. Is a front-end technology because it defines the structure of the web pages, website. क्योंकि इसमें हम स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे होते हैं कि वेब पेज का स्ट्रक्चर कैसे नजर आएगा, किस तरह का होगा, इसका हेडर कहाँ पे होगा, फुटर कहाँ पे होगा, मेन्यू कहाँ पे होगा, नेविगेशंस कहाँ पे होगी, सारी की सारी चीजें. और यूजर इसको क्योंकि देख सकता है, तो वी कैन से दिस इज बिलोंग्स टू फ्रंट एंड. Second one is CSS is a front end technology. कौन सी टेक्नोलॉजी है? फ्रंट एंड. क्यों? बिकॉज इट कंट्रोल्स द लेआउट एंड विजुअल अपीयरेंस ऑफ वेब पेजेस. ठीक है. फ्रंट एंड क्या है? ये देखिए, ये आपके पास फ्रंट एंड है, ये आपके पास यूजर है. अब यूजर क्या कर सकता है? यूजर जिसके साथ इंटरेक्शन कर सकता है, यानी यूजर इसको चेंज कर देख सकता है, ऐड कर सकता है, इसमें डेटा एंट्री कर सकता है, तो ये इसका फ्रंट एंड होगा. ठीक है. और इसके साथ ये बैकएंड पे होता है, डेटाबेस इसके बैकएंड पे आ जाती है डेटाबेस. और ये जिसके साथ इंटरेक्शन होती है डायरेक्ट, वो बैकएंड होती है. ये बैकएंड पे आ जाता है और ये फ्रंट एंड पे आता है, जिसमें यूजर डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकता है फ्रंट एंड के साथ. जिसके साथ यूजर डायरेक्ट डेटा लिख सकता है, राइट कर सकता है, अपडेट डिलीट कुछ भी कर सकता है, वो आपका फ्रंट एंड होता है. और जो बैक एंड पे होता है वो आपकी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज होती है. जस्ट लाइक डेटाबेस, यूजर वहां पे डायरेक्ट नहीं पहुंच सकता. थर्ड पॉइंट इज जावास्क्रिप्ट is mainly a front-end technology because it adds interactivity and dynamic behavior for users. Note, it can also be used on backend using Node.js. तो ये mainly JavaScript front-end के तौर पर यूज की जाती है, but some cases we can also use it as a backend, just like in Node.js. Python is a backend technology because it handles server-side logic and data processing. क्यों backend पे है? क्योंकि ये सर्वर साइड लॉजिक एंड डेटा प्रोसेसिंग पे काम करते हैं. सर्वर कैसे उसको डेटा लेके आएगा, सर्वर के साथ कैसे इंटरेक्शन होती है, उसके लॉजिक को हैंडल करने के लिए वी आर यूजिंग पाइथन. इट्स अ बैकएंड टेक्नोलॉजी. Next one is PHP. PHP is a backend technology because it manages database, interaction and server-side scripting. ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के लिए भी यूज की जाती है, सर्वर साइड लॉजिक के लिए भी यूज की जाती है, और डेटाबेस इंटरेक्शन के लिए भी यूज की जाती है. दैट इज कॉल्ड PHP and it's a backend programming language. Question number 6. Consider the following table and write down the SQL queries.
Retrieve all students who scored more than 80 marks. Find the average marks of students in the table. Get the name of the student from Quetta or Lahore. Count the number of students in each grade. Retrieve students sorted by mark in descending order. We'll write the. ये आपके पास टेबल गिवन है. अब इस टेबल से हमने क्या करना है, क्यूरीज लिखनी है. इस टेबल से हमने डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है थ्रू क्यूरी. स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड मोर देन 80 मार्क्स, हमने क्या करने हैं, हमने वो स्टूडेंट शो करने हैं जो कि 80 मार्क्स, जिन्होंने मोर देन 80 मार्क्स लिए हुए हैं. ठीक है, मोर देन 80 मार्क्स, नॉट इक्वल टू. ठीक है, तो हमने क्या करने हैं, हमने यहां पे कंडीशनल स्टूडेंट करने हैं, सारे स्टूडेंट शो नहीं करने. तो इसके लिए क्या लिखूंगा मैं, सेलेक्ट जो कि मुझे जोन सी वो चीजें को सिलेक्ट करना है. सेलेक्ट एस्ट्रिक, ये कॉलम के नेम होते हैं. आप एक कॉलम भी डिस्प्ले कर सकते हो, दो कॉलम भी डिस्प्ले कर सकते हो, तीन भी कर सकते हो, लेकिन एस्ट्रिक का मतलब होता है कि सब कॉलम, ऑल कॉलम. फ्रॉम स्टूडेंट्स, ये टेबल का नाम होता है, टेबल का नाम होता है जिसमें से आपने क्या करना होता है कि डेटे को एक्सट्रैक्ट करना होता है, डेटे को लेके आना होता है. ठीक है, अगर सिर्फ मैं इतना ही लिख लेता हूं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट्स, तो इससे क्या होगा, सब के सब स्टूडेंट्स आ जाएंगे, सब के सब जितने भी टेबल में डेटा पड़ा होगा वो सारे का सारा डिस्प्ले होगा विद ऑल कॉलम्स के साथ. लेकिन वेर क्या करती है, वेर यहां पे रेस्ट्रिक्शन ले आती है. वेर कहती है कंडीशनल, नॉट ऑल, बल्कि कौन सी आना चाहिए, दैट शुड बी मार्क्स ग्रेटर देन 80, जिनके मार्क्स 80 से ज्यादा हो. तो इसकी वजह से सिर्फ वही स्टूडेंट्स आएंगे, वही रिकॉर्ड शो होंगे जिनके मार्क्स ग्रेटर देन 80 होंगे. अगर मैं वेयर से पहले लिखता हूं, टिल स्टूडेंट तक लिखता हूं, तो देन क्या होगा, देन ऑल रिकॉर्ड्स कैन बी डिस्प्ले फ्रॉम द टेबल. सेकंड क्वेश्चन में क्या है, एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स. क्या करना है मुझे, स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स को शो करना है. तो इसके लिए क्या मैं क्वेरी लिखूंगा, सिलेक्ट, आपको पता सिलेक्ट क्लास होती है जो कि आपने सिलेक्शन के लिए यूज करनी. एवरेज निकालनी, एवरेज इसका बिल्ट इन फंक्शन है. मार्क्स इसमें कॉलम है टेबल में. सिलेक्ट एवरेज मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट्स, ये उसके टेबल का नाम क्या, स्टूडेंट्स. ठीक है, तो वहां पे एवरेज मार्क्स का वो क्या कर देगी, वो एवरेज मार्क्स हमें शो कर देगी. नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम कोयटा और लाहौर, कि मुझे क्या चाहिए, मुझे स्टूडेंट्स के नाम चाहिए जो कि या तो कोयटा से हो या फिर लाहौर से हो. और ठीक है, तो मुझे इसके लिए क्यूरी क्या लिखनी पड़ेगी, मैं सिलेक्ट क्लास यूज करूंगा. नेम, क्योंकि मुझे नेम चाहिए थे इसलिए मैंने नेम लिखा. अगर मैं एस्ट्रिक लिखता हूं तो इसमें सब के सब कॉलम आ जाएंगे, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में नेम से लिखा हुआ तो मैं जस्ट लिखूंगा कॉलम का नाम जिसमें नेम लिखे हुए हैं. फ्रॉम स्टूडेंट्स, ये टेबल का नाम है, टेबल नेम. अब देखिए, अगर मैं सिर्फ इतना ही लिखता हूं, सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स, तो मुझे इस टेबल के सब स्टूडेंट्स के नेम्स शो हो जाएंगे, वो डिस्प्ले कर देगा. लेकिन वेर क्या करेगा, वेर कंडीशन अप्लाई करेगा, कंडीशनल रिकॉर्ड शो करेगा. किसके लिए, सिटी इक्वल टू कोयटा और सिटी इक्वल टू लाहौर. या तो कोयटा से होगा या फिर लाहौर से होगा, और आएगा. ठीक हो गया, ये क्वेरी लिखी गई. नेक्स्ट, काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ग्रेड. हर ग्रेड में आपने क्या करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को काउंट करना है. तो इसके लिए मुझे क्या क्वेरी लिखना पड़ेगी, सेलेक्ट ग्रेड, काउंट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट्स, टेबल नेम इज स्टूडेंट्स, एंड ग्रुप बाय ग्रेड, वो हर ग्रेड में से वो क्या करेगा, वो काउंट करेगा. ओके, काउंट एस्ट्रिक, वो काउंट क्योंकि बिल्ट इन फंक्शन है काउंट, जस्ट लाइक एवरेज, एवरेज इज आल्सो अ बिल्ट इन फंक्शन, काउंट इज आल्सो अ बिल्ट इन फंक्शन.
Okay, when you will write a count, they knows that what is the purpose of count and what functionality extracted behind of this count. Next, students sorted by marks in descending order. Student के marks show हो in descending order. Mean पहले higher marks, then lower marks, then again lower marks. Select asterisk from students order by marks. Order by marks. अब ये marks के लिहाज से लेके आएगा order. ठीक है, अगर ऑर्डर बाय नेम्स कह देंगे तो नेम्स में जो लेटर लिखे हुए हैं वो लेटर के लिहाज से ऑर्डर लेके आएगा. नेक्स्ट असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, DESC डिसेंडिंग ऑर्डर. और अगर आपने असेंडिंग ऑर्डर में शो करने हो तो आपको लिखना पड़ेगा ASC असेंडिंग ऑर्डर. ओके, ये डिसेंडिंग ऑर्डर और ये असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर मींस आप सिंपल एग्जांपल 1 2 3. डिसेंडिंग ऑर्डर मींस 3 2 1 so on. Alternate question is Technova Solutions SaaS projects its financial growth based on revenue growth 50% annual increase, expense growth 30% annual increase, and answer what strategy can be Technova implemented to maintain revenue growth if customer acquisition shows down, if expenses growth grow higher than 30% per year, what if numerical risk might be business faces. Revenue strategies. Any three strategies to maintain revenue growth. Number one is improve customer retention by enhancing services quality and long-term customer satisfaction. कस्टमर को हैप्पी करके आप क्या कर सकते हैं, ये रिटेन कर सकते हैं. सेकंड में आप क्या कर सकते हैं, सेकंड पॉइंट, इंट्रोड्यूस अप सेलिंग और प्रीमियम प्लान्स टू इंक्रीज एवरेज रेवेन्यू पर कस्टमर. तो आप अपसेलिंग के लिहाज से और प्रीमियम प्लान ऑफर करके भी आप क्या कर सकते हैं, इंक्रीज एवरेज रेवेन्यू को इंक्रीज कर सकते हैं. Third point is expand into new markets or introduce innovative features to ensure business sustainability. Or question B, part B, any two financial risk if expenses grow above 30%. How you can control it? Number one, reduced profit margins affecting overall financial sustainability. Number two, cash flow shortage leading to difficulty in meeting operational expenses. Cash flow shortage हो तो इससे क्या होता है कि operational expenses को meet नहीं कर सकते. Last and third point, increase dependency on loans or external funding creating financial pressure. This is the complete paper. Student, if you will face any difficulty, please write me in comment. I will create another video on your said problems.